जय हिंद बच्चों, मैं मनीष सेवटा आपका दक्षिणी क्लासरूम में बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हम जो इस सीरीज में बात कर रहे हैं वर्क पावर एनर्जी के होमवर्क डिस्कशन की बात कर रहे हैं और हमने 5 लेक्चर्स तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम कर रहे हैं लेक्चर 6 के होमवर्क का डिस्कशन हम करेंगे। जो आपका टास्क था वो टास्क था आपके पास एक तो क्वेश्चन बैंक में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 C10 से लेके C16। सबसे पहले हम उसी को करने जा रहे हैं। दैट इज एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 कहां से कहां पे C10 से लेके C16 तक हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों C10 की। C10 प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है? ए ब्लॉक ऑफ मास m इज मूविंग विद स्पीड v compress the spring through a distance x before its speeds become 1/4 find out the spring constant। तो आपके पास में क्या है? ऐसे आप एक स्प्रिंग ब्लॉक बना लीजिए, एक स्प्रिंग यहाँ पे ऐसे एक ब्लॉक बना लीजिए। इसकी एसिडिटी कुछ इनिशियली V नॉट थी, फाइनली यहाँ पे कुछ कंप्रेशन हुआ। आपके पास कितना कंप्रेशन हुआ? x कंप्रेशन हुआ। तो स्पीड है आपके पास है वो कितनी बन गई? 1/4 बन गई। कोई दिक्कत नहीं। क्या पूछ रहा है? स्प्रिंग कांस्टेंट पूछा था। ये निकाल लेते हैं वर्क एंड थ्योरम से। तो मैंने क्या बोला? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सिर्फ स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन आ रहा है कितना? हाफ के x इनिशियल 0 और x फाइनल कितना बच्चों? दैट इज x²। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ m v नॉट बाय 4 का स्क्वायर। इनिशियल कितनी थी? हाफ m v नॉट स्क्वायर। इतना सही है ये। तो यहाँ पे ये टर्म कितनी बन जाएगी? हाफ से ये वाली टर्म साफ हो जाएगी आपके पास। यहाँ पे आया kx²। ठीक है, ये हाफ भी यहाँ पे उड़ गया आपके पास। तो यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास निकल के दैट इज m v नॉट स्क्वायर माइनस m v नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 16। तो कितना गया? 15/16 m v नॉट स्क्वायर। डन। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी थी। x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? x² इज इक्वल टू 15/16 m v नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय k। तो x की वैल्यू आ गई √15/4 और ये अंडर रूट में चला जाएगा, दैट इज m v नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय k। ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आपके पास निकल के आ रहा है। किसकी वैल्यू? किसी पूछा, थोड़ा देखें क्या? स्प्रिंग कांस्टेंट पूछा। सॉरी, यहाँ पे क्या पूछा बच्चा? स्प्रिंग कांस्टेंट पूछा। और स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लेते हैं यहाँ से। तो k की वैल्यू आपके पास है 15/16 m v नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय x²। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। क्लियर है? दैट आंसर इज 15/16 m v नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 16x²। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल खत्म हो गया। अभी हम चलते हैं बच्चों C11 पे। C11 में क्या है आपके पास में? ऐसे बोला गया कि पुलीज है, कुछ ऐसी पुली बना दी हमने और यहाँ पे ऐसे एक स्प्रिंग है आपके पास, फिर यहाँ पे ऐसे एक पुली है और यहाँ पे इसको ऐसे करके कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे। इनिशियली बच्चों ये जो आपके पास पोजीशन थी वो नेचुरल लेंथ थी। दिस इज नेचुरल लेंथ किसकी? स्प्रिंग की। क्लियर? अब मान लीजिए आप इसे छोड़ेंगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पे होगी? जहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी उस वाले केस पे क्या होगा? T इज इक्वल टू 2mg के बराबर होगा। सही है? एट इक्विलिब्रियम अगर हम बात करेंगे तो T इज इक्वल टू mg होगा। मतलब स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना होगा? तो टेंशन ही जो स्प्रिंग में जो टेंशन होगा वही रस्सी में टेंशन है आपके पास। तो स्प्रिंग में अगर आप एक्सटेंशन चेक करेंगे दैट इज के, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, कोरस्पॉन्डिंग है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन यहां से कितना नीचे लाई कर रही है, ये हम देखना चाह रहे हैं। क्लियर? तो यहां से जो x इक्विलिब्रियम आपके पास में आ रहा है दैट इज 2mg/k। मतलब मीन पोजीशन यहां से कितना नीचे है? 2mg/k नीचे है। क्लियर? अब आपको सवाल में बोला गया कि आपने इसको यहां से रिलीज किया, नेचुरल लेंथ से रिलीज किया, तो बताइए स्प्रिंग मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा? तो अब सोचिए, हम देखते हैं, हम ये बात करते हैं वैसे मीन पोजीशन के जितना आप ऊपर से छोड़ेंगे उतना नीचे जाएगा, सिमिलरली जितना नीचे छोड़ेंगे उतना ऊपर जाएगा। जैसे ये केस है आपके पास, यहाँ पे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले लूं। अगर मैं आपको ये बोलूं ये इसकी नेचुरल लेंथ है, यही इक्विलिब्रियम पॉइंट पोजीशन है, सही बात है, इसमें तो यही इसकी मीन पोजीशन है, यही इसकी नेचुरल लेंथ है। अगर आप इस तरफ एक्स करके छोड़ेंगे तो फाइनली इस तरफ भी एक्स ही जाएगा। अगर आप इधर एक्स करके छोड़ेंगे तो फाइनली जब रेस्ट पाएगा इधर एक्स जाएगा। तो मीन पोजीशन से बच्चों आप जितना डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं मीन पोजीशन दूसरी तरफ उतना ही जाता है। तो मीन पोजीशन से आपने कितना ऊपर छोड़ा? 2mg/k। तो नीचे भी कितना जाएगा? 2mg/k। तो जो टोटल एक्सटेंशन आया वो कितना आया? नेचुरल, क्योंकि आपको बोला टोटल इलोंगेशन कितना है, तो इलोंगेशन तो नेचुरल लेंथ से लेंगे तो कितना है? ये 2mg/k, ये 2mg/k। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? आंसर आ जाएगा 4mg/k। ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो कौन सा जवाब सही हो गया बच्चों आपके पास? दैट इज 4mg/k। ये आपका जवाब सही हो गया। डन। और जो आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर C12 पे। C12 में आपको क्या बोल रहा है कि ये रिजिड बॉडी ऑफ मास 0.3 kg, यहाँ पे ऐसे एक ब्लॉक है आपके पास, इस ब्लॉक का जो मास है आपके पास दैट इज 0.3 kg, दैट इज 0.3 kg, ऐसा कुछ है।
और इसकी जो ये 5 है और ये 10 है, और अगर ये 10 होगा बच्चों इसका आप 30 डिग्री बोल सकते हैं। मैं इसको नहीं लिखा तो ये ऑब्वियसली ये 10 है, इस वजह से ये एंगल 30 डिग्री नहीं गिवन था, ये लेंथ गिवन थी। फिर आप देख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपो, तो वो हाफ आ रहा था, मतलब ये 30 डिग्री है। अच्छा, और जो फोर्स लगाया जा रहा है वो पैरेलल लगाया जा रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है म्यू इज इक्वल टू 0.15, जी की वैल्यू आपको यूज करनी है 9.8, वो सवाल में गिवन है। ठीक है, सबसे पहले ए ऑप्शन में पूछ रहा है हो क्या रहा है, पहले जैसे आप इसको बॉटम से ऐसे ऊपर लेके जा रहे थे, फिर आपने छोड़ दिया, फिर अपने आप यहाँ पे ऐसे कुछ नीचे आ गया, ऐसा कुछ सिनेरियो है आपके पास में। पहले आप स्लोली इसको ऊपर लेके गए, यही बोला इसने, ए रिजिड बॉडी टेकन स्लोली अप, और फिर इसके बाद में नीचे गिरते हुए तो आपने कुछ नहीं किया, आराम आपसे अलाउ कर दिया कि स्लाउ इट डाउन हो जाए, अपने आप नीचे आ जाएगा, एमडी साइन थीटा और फ्रिक्शन की वजह से ये कुछ अपोज होकर नीचे पहुंच जाएगा। सबसे पहले ऑप्शन में पूछ रहा है कि जब ये ऊपर गया, ऊपर जाके वापस नीचे आया, तो इस पूरे पाथ के अंदर जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा वो कितना आएगा, तो वो 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? बिकॉज वो कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन एक क्लोज लूप में कितना आता है बच्चों, आपके पास 0 आता है। क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं बी वाले में, द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ओवर द अपवर्ड जर्नी। जब आप ऊपर की तरफ आप कुछ फोर्स F को लगा के लेके गए, तो इस F फोर्स की वजह से कितना वर्क डन हुआ। तो अगर आप इसका FBD बनाएंगे ऊपर जाते वक्त, जब ये ऊपर जा रहा था तो आप क्या बोल रहे थे, नीचे की तरफ लग रहा था mg sin थीटा, और फ्रिक्शन पीछे तरफ लग रहा होगा इस बार, दैट इज म्यू mg cos थीटा, और इस तरफ क्या लग रहा है बच्चों आपके पास F लग रहा है। तो F की वैल्यू आएगी आपके पास F इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। ऐसा क्यों? बिकॉज सवाल में बोला गया है कि आप स्लोली लेके जा रहे हैं, और आप कितनी डिस्टेंस लेके गए इसको 10 मीटर, बिकॉज ये लेंथ कितनी है 10 मीटर। तो वर्क डन जो आएगा आपके पास F का, दैट इज mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा मल्टीप्लाई आपके पास 10 मीटर। क्लियर? अब ये कैलकुलेशन है बच्चों, इसको आप थोड़ा सोल्व कर लीजिएगा तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, ये खत्म हुआ बच्चों। अब चलते हैं सी पार्ट के ऊपर। सी पार्ट में आपसे क्या बोल रहा है, द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ओवर द राउंड ट्रिप। तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स पहले जब आ रहा था तब नीचे, जब ऊपर जा रहा था फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लग रहा, दैट इज म्यू mg cos थीटा मल्टीप्लाई 10, और माइनस का लिखना पड़ेगा बिकॉज फ्रिक्शन नीचे रहा था ऊपर जाता है। ये तो अपवर्ड जर्नी की ड्यूरेशन में, ये तो बच्चों अपवर्ड जर्नी के टाइम में ना, जब नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन फिर ऊपर की तरफ लगना शुरू हो गया। पहले फ्रिक्शन नीचे रहा था, पार्टिकल ऊपर जा रहा था, अब दूसरे केस में फ्रिक्शन ऊपर आ रहा है, पार्टिकल नीचे जा रहा है, तो अगेन वो उतना ही वर्क डन आएगा आपके पास। तो वापस ऐसे हो जाएगा माइनस म्यू mg cos थीटा मल्टीप्लाई 10। आप इन दोनों को सोल्व कर लीजिए, आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि सी ऑप्शन का जो आंसर होगा वो आपको मिल जाएगा। क्लियर बच्चों? अभी हम चलते हैं डी ऑप्शन के अंदर। डी ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ द ट्रिप। तो या तो आप एक काम कीजिए, आप इस ब्लॉक को यहाँ पे तो लेके गए थे, यहाँ से छोड़ दीजिए, जब नीचे आ रहा तो आप इसकी वेलोसिटी निकाल के हाफ mv² से कर सकते हैं, वो काइनेमेटिक्स वाले तरीके से। या फिर पहले आप इसका एक्सेशन निकालिए, नीचे की तरफ एक्सेशन कितना आ रहा है, तो एक्सेशन आएगा दैट इज g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, उससे आप वेलोसिटी निकाल लीजिए, वहां से भी आ जाएगा। ये तो आप एक और काम कर सकते हैं, वर्क एंड थ्योरम से लिखेंगे, तो आप लिखेंगे, हम बात कर रहे हैं डाउनवर्ड मोशन की। हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? डाउनवर्ड मोशन की बात कर रहे हैं। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना, दैट इज mg 5 मीटर, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना है आपके पास, माइनस म्यू mg cos थीटा मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू फाइनल हाफ mv²। आप इसको सोल्व कर लीजिए तो यहां से आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इस सवाल के अंदर, और आपको ऐसे एक्चुअली पूछा क्या है इसमें काइनेटिक एनर्जी पूरी टर्म पूछा, तो बस आप ये सोल्व कर लीजिए तो आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है बच्चों? तो C12 थोड़ा यहाँ पे खत्म होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप इस कैलकुलेशन थोड़ा सोल्व कर लीजिएगा। बच्चों प्रॉब्लम नंबर C13 की बात कर रहे हैं। आपको क्या बोला गया कि जब ये वाला ब्लॉक अपनी इनिशियल पोजीशन से 2 मीटर नीचे चला जाता है, ये 2 मीटर नीचे चला गया। अच्छा, अगर ये 2 मीटर नीचे जाएगा तो इसको कितना आगे जाना पड़ेगा, इसको 4 मीटर आगे जाना पड़ेगा कंस्ट्रेंट रिलेशन से। देख पाएंगे आप इस बात को? अगर ये कुछ x नीचे आएगा तो इसको एक्स्ट्रा से यहाँ पे x चाहिए, यहाँ पे x चाहिए, तो इसको 2x आगे आना पड़ेगा। तो अगर ये 2 मीटर नीचे गया होगा, इसको 4 मीटर आगे जाना पड़ा होगा। ठीक है? और यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है वो आपको गिवन है सवाल में, कि इसकी जो वेलोसिटी आपको मिली दैट इज, इसकी जो वेलोसिटी दैट इज 0.3 मीटर पर सेकंड, इस वाले ब्लॉक की। यहाँ पे अगर ये ब्लॉक आ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ इतनी है, तो इसकी डबल होगी, दैट विल बी 0.6 मीटर पर सेकंड। कब? जब ये 4 मीटर आगे मूव कर गया होगा। ये आपने इनिशियल स्टेट बनाई, मैंने बोला कि अगर आप इनिशियल पोजीशन से ये 2 मीटर नीचे आ गया तो इस वाले ब्लॉक की जो वेलोसिटी बनती है वो बनती है 0.3 मीटर पर सेकंड। तो सिमिलरली ये वाला ब्लॉक कितना आगे चला गया, 4 मीटर, तो इसकी वेलोसिटी कितनी बन गई होगी, इसकी जस्ट डबल हो जाएगी, 0.6 मीटर पर सेकंड।
तो आपसे पूछा फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है इस यहाँ पे ब्लॉक और स्टेबल के बीच में, ताकि थोड़ा चेक करते हैं। तो अगर मैं लिखूंगा वर्क डन बाय, हम वही काम करते हैं वर्क थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कौन कौन से फोर्स है, ग्रेविटेशन है, फ्रिक्शन है और टेंशन है। टेंशन का टोटल वर्क डन 0, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ग्रेविटी लेना है और फ्रिक्शन लेना है। तो ग्रेविटी का वर्क डन देखता हूं मैं, दैट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू डेल्टा के। अच्छा, वर्क डन बाय ग्रेविटी देखते हैं तो कितना नीचे है पार्टिकल, दैट इज m, g के वैल्यू सवाल में बोला 10 लेना है, m g और h की जगह आ गया 2, ठीक है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन देखता हूं कितना आया होगा आपके पास, दैट इज माइनस म्यू mg, इसका mg कितना आ जाएगा 40 माइनस म्यू mg, और कितना डिस्प्लेस हुआ आपके पास 4 मीटर, इज इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा के दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल तो 0 थी, सिर्फ हमें फाइनल लिखना है ना, तो फाइनल कितना बना बच्चों, हाफ m दैट इज 0.3 का स्क्वायर प्लस हाफ 4, और ये कितना बन गया, दैट इज 0.6 का स्क्वायर। ऐसा एक्सप्रेशन बन रहा है आपके पास। तो यहाँ पे ये 2 साफ हो गया, यहाँ पे ये 2 साफ हो गया। एक्सप्रेशन कितना बना आपके पास, दिस इज बिकम 40 माइनस ये कितना है 160 म्यू। अच्छा, इसको लिखते दैट इज 9/100, और ये कितना बन जाएगा यहाँ पे 36, और दैट इज 72 डिवाइड बाय 100। ऐसा बन गया एक्सप्रेशन आपके पास। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 81/100 इज इक्वल टू 160। सोल्व कर लेंगे अब आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ से जो म्यू की वैल्यू आपके पास निकल के आती है दैट इज 0.245। ठीक है, कैलकुलेशन है, ये आप कर लीजिए। तो ये सवाल ठीक था बच्चों, अगर आप चाहें तो रिवीजन के लिए आप इस पर 4 तार लगा के स्टार मार्क कर सकते हैं। ओके बच्चों, अभी हम बात करें प्रॉब्लम नंबर C14 में क्या बोल रहा है, ऐसे एक ट्यूब है आपके पास, ठीक है, ट्यूब बना दी आपने, और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है, और ये इसमें जस्ट फिट ही हो रहा है, ऐसा कुछ सेटअप है। और इसको जो आपने स्पीड गिवन है इस टॉप मोस्ट पॉइंट दैट इज 4 मीटर पर सेकंड, इसका जो मास है 200 ग्राम, क्लियर। और इसकी जो रेडियस है आपके पास दैट इज 10 सेंटीमीटर, ये जो रेडियस है पाइप की दैट इज 10 सेंटीमीटर। आपसे क्या बोला गया कि अभी ये ऐसे जाएगा, कुछ वेलोसिटी से ऐसे जाएगा, फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा, ऐसे फाइनली करके यहाँ पे रुक जाता है। तो ट्यूब ने कितना वर्क डन किया, तो मैं क्या बोलूंगा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मैं तो यही बात जानता हूँ। अच्छा, वर्क डन बाय ऑल में किस किस का आएगा, तो ग्रेविटी का वर्क डन आएगा, एक ट्यूब का वर्क डन आएगा, और ये किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देख लेते हैं ये वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा बच्चों, दैट इज mgh, m की जगह 200/1000 ऐसे यूनिट में, g की जगह, g की वैल्यू कुछ बोलिए कि सवाल में 10 बोला है, और h की वैल्यू कितना है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्लियर। ग्रेविटी का वर्क डन तो इतना ही है, ठीक है, और ट्यूब का वर्क डन हमें निकालना है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखिए, फाइनल काइनेटिक एनर्जी बच्चों 0 है, और इनिशियल कितनी है माइनस हाफ m की जगह दैट इज 200/1000, और 20 की वजह 16 आ गया आपके पास, ठीक है। थोड़ा सोल्व करके देखते हैं क्या मिल रहा है हमें। यहाँ पे ये साफ हो गया, यहाँ पे ये 0 साफ हो गया, दैट इज 4/10, यहाँ पे तो ये मिल रहा है, प्लस वर्क डन बाय टेंशन, ये एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है आपके पास, 2 0 यहाँ पे साफ हो गया, ये 1 2 यहाँ साफ हो गया, 16/10। तो वर्क डन बाय टेंशन जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, तो जो वर्क डन बाय ट्यूब आपके पास में होगा दैट विल बी, यहाँ पे माइनस है ना आपके पास, ये भी यहाँ पे हो जाए, दैट इज माइनस 20/10, क्लियर। तो कितना आ रहा है वर्क डन बाय ट्यूब आपके पास, दैट इज माइनस 2 जूल। तो C14 का आंसर जो आपके पास है दैट इज माइनस 2 जूल, क्लियर है बच्चों। हम बात करें प्रॉब्लम नंबर C15 की, थोड़ा लेंथी और बड़ा सवाल है, पर सवाल बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल ही है। सवाल में क्या बोला गया, एक ट्रेन है वो मूव कर रही है स्पीड BC से, और उस टाइम पे ब्लॉक भी इसके साथ में मूव कर रहा है BC, सरफेस यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, म्यू की वैल्यू 0 है, तो इनिशियली दोनों को वेलोसिटी VC देके छोड़ दिए, दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, क्लियर। तो इसके फ्रेम में ये रेस्ट पे है इनिशियली, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा होता, इनिशियली इस ब्लॉक को रखा फिर ट्रेन को चलाते, तो ये ब्लॉक पीछे तरफ भागना शुरू कर देता, पर सवाल में बोला गया कि इनिशियली दोनों इसके साथ में एक स्पीड से मूव करे, मतलब इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे ही सवाल में इनिशियली बोल दिया गया, मतलब इनिशियली दोनों की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में आपके पास VC थी। अब आपने क्या किया बच्चों, यहाँ पे ऐसे एक F फोर्स लगाया आपने, ठीक है। सबसे पहले ए वाले में पूछ रहा है, फर्स्ट वाले पार्ट में पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज द फाइनल स्पीड ऑफ द ब्लॉक अकॉर्डिंग टू द पर्सन इन द ट्रेन। अगर ये फोर्स F लगाते हैं तो T टाइम के बाद में इस वाले के 2 बंदे बना लेते हैं, इसका नाम कुछ A है, इसका नाम कुछ B है। तो A आपके पास में काम, मतलब इस ट्रेन में बैठा है, B ग्राउंड में है। तो अगर आप बात करेंगे, आपसे पूछा वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू A, इसके रिस्पेक्ट में, तो आप क्या बोलेंगे, एक्सेलेरेशन कितना है F/m, क्लियर। तो v इज इक्वल टू u प्लस AT लगाएंगे, इसके रिस्पेक्ट में u 0 था, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, दैट इज F/m मल्टीप्लाई 2।
ये किसके रिस्पेक्ट में? वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट नहीं सॉरी कार। सेकंड वाले ये पूछा ग्राउंड वाले के फ्रेम में कितनी होगी, तो मैंने बोला इसके रिस्पेक्ट में पता है तो ग्राउंड के फ्रेम में निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके फ्रेम में पता है इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, इसकी और ऐड कर देंगे। सर कैसे करेंगे मैं बता देता हूं। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक m विद रिस्पेक्ट टू a कितना होता है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ m माइनस वेलोसिटी ऑफ a। क्लियर? ये ग्राउंड फ्रेम में m की वेलोसिटी है, ये ग्राउंड फ्रेम में a की वेलोसिटी है। तो अब आपको ये वाली टर्म पता है, ये वाली वैल्यू कितनी है आपके पास, दैट इज f by m मल्टीप्लाई t। क्लियर? वेलोसिटी ऑफ m कितना है आपको वो निकालना है ग्राउंड फ्रेम में, और वेलोसिटी ऑफ a कितना है बच्चों आपके पास, दैट इज माइनस vc। तो अगर आप vm निकालेंगे दैट इज f by mt प्लस vc आ जाएगा। ठीक है, ये ग्राउंड फ्रेम में आपके पास m ब्लॉक की वेलोसिटी होगी। नहीं तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, इसके रिस्पेक्ट में पता है, अब इसको नीचे उतारना है, नीचे उतारने के लिए आप सेम का सेम वेलोसिटी ऐड करते हैं। तो रिलेटिव मोशन में जिस भी तरीके से सीखा है आप वहां से इसको अप्रोच कर सकते हैं। सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट बोला हाउ मच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक चेंजेस अकॉर्डिंग टू द पर्सन इन द कार। थर्ड वाले में देखेंगे तो यार काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज हुआ, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है जो यहाँ पे बैठा है। तो उसके रिस्पेक्ट में इनिशियल 0 थी, फाइनल कितनी है हाफ m, और ये वाली वेलोसिटी दैट इज f by m मल्टीप्लाई t का होल। फोर्थ प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू b। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में फाइनल कितनी है, फाइनल लिख दी पहले हाफ m, फाइनल ये वाली वेलोसिटी दैट इज f by m t प्लस vc का होल स्क्वायर, और इसके रिस्पेक्ट में इनिशियल कुछ ना कुछ थी, कितनी थी इसके रिस्पेक्ट में, इनिशियली उसको ये वाला ब्लॉक bc जाता हुआ दिखाई दे रहा था, तो आप लिखेंगे माइनस हाफ m vc स्क्वायर, बिकॉज a के रिस्पेक्ट में इनिशियल रेस्ट पे था, पर b के रिस्पेक्ट में ये मूव कर रहा था ना कि ट्रेन के साथ में vc स्पीड से, तो ये आ जाएगा आपके पास एक्सप्रेशन। ठीक है, ये हो गया फोर्थ। फिफ्थ क्या बोल रहा है, इन द टर्म्स ऑफ एफ एम एंड टी हाउ फार द फोर्स डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द पर्सन इन द कार। मतलब इस वाले बंदे के रिस्पेक्ट में टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो अगर आप फिफ्थ में जाएंगे तो हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ए। तो आप लिखेंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सही है, तो u कितना इसके रिस्पेक्ट में, u इसके रिस्पेक्ट में 0 था, तो ये टर्म यहाँ पे साफ होगी। तो कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू a, हाफ a की जगह आ गया f by m मल्टीप्लाई टी स्क्वायर। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गया उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, यही आपके पास एक्सप्रेशन में भी है। अच्छा, अब बात करें सिक्स्थ में कि ग्राउंड वाले के फ्रेम में कितना डिस्प्लेसमेंट है, वो भी निकाल देता हूं। देखिए ग्राउंड वाले के फ्रेम में यही इक्वेशन लगाता हूं s विद रिस्पेक्ट टू b, तो आप अगेन वही एक्सप्रेशन ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, इसके रिस्पेक्ट में u है कितना है, दैट इज vc। तो आप लिखेंगे दैट विल बी vc मल्टीप्लाई t प्लस u इसके रिस्पेक्ट में vc था ना, प्लस हाफ a की जगह एक्सप्रेशन सेम है और t स्क्वायर। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गया भाई साहब कि उस वाले बंदे के फ्रेम में जो कि ग्राउंड पे खड़ा है। डन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब हम देखते हैं फिर क्या पूछ रहा है आगे। हाउ मच वर्क डज ईच से द फोर्स डिड। अगर आप बात करेंगे सेवंथ प्रॉब्लम की, इसमें सेवंथ पार्ट में अगर आप जाएंगे तो ये बोला वैसे वर्क डन कितना किया। तो वर्क डन अगर आप देखेंगे ए कितना बोलेगा, ए बोलेगा एफ मल्टीप्लाई एस विद रिस्पेक्ट टू ए, ये वाली टर्म। क्लियर? अगर आप बोलेंगे वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू बी तो बोलेगा फोर्स तो सेम का सेम है, पर मेरे रिस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ क्या हो जाएगा, एस बी, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू बी। तो वर्क डन जो ए के रिस्पेक्ट में होगा दैट इज एफ मल्टीप्लाई ये वाली टर्म, वर्क डन जो बी के रिस्पेक्ट में होगा दैट इज एफ मल्टीप्लाई ये वाली टर्म। क्लियर है ये वाली बात? ठीक। फिर आपसे बोला है कंपेयर द वर्क डन एंड गेन इन एनर्जी। तो देखिए यार हर एक ऑब्जर्वर के लिए आप वर्क एंड थ्योरम लगा सकते हैं। इसके लिए भी देखिए जितना वर्क किया उतना ही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये वाली वैल्यू आप पुट कर सकते हैं ना, वो वाली वैल्यू देख हाफ ये वाली वैल्यू, इसको नाम S1 दे देता हूं, इसको नाम S2 दे देता हूं, कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे ये टर्म क्या है बच्चों, S1, यहाँ पे क्या है ये S2, पुट कर देंगे ये वाली बात। ठीक है, अब देखिए जितना वर्क डन आया उतना ही एक रिस्पेक्ट में चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। आप चेक करके देख लीजिए, चाहे f में वाली टर्म मल्टीप्लाई कर दी तो वही वैल्यू निकल के आएगी आपके पास, दैट इज f स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। यहां पे भी देखिए यही आएगा आपके पास, दैट इज f स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। सिमिलरली आप b में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखिए कितना है आपके पास, तो b के रिस्पेक्ट में वर्क डन है वो ये वाली टर्म है, आप इसमें s2 मल्टीप्लाई कर दीजिए और यही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा। आप इसको सोल्व कीजिए इस एक्सप्रेशन को, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखिए तो एक mv स्क्वायर से ये वाली चीज कट जाएगी। आप सोल्व करेंगे तो f मल्टीप्लाई s2 मतलब f मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू और इसको सोल्व करेंगे दोनों सेम आएगा।
फिर वो आना भी चाहिए, बिकॉज आप वर्क थ्योरम किसी भी रेफरेंस फ्रेम में लगा सकते हैं। अगर आप नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में लगा रहे हैं तो आपको सूडो फोर्स का वर्डन लिखना पड़ेगा, पर यहाँ पे वो दिक्कत नहीं थी, बिकॉज यहाँ पे फ्रेम जो आपके पास है दैट इज इनर्शियल। क्लियर, तो वो आएगा आपके पास, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो 8th हो गया। 9th में क्या बोल रहा है, व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस, जितनी कैलकुलेशन की उससे आप क्या कंक्लूड करते हैं। हम यही कंक्लूड करते हैं भाई साहब, वर्क एंड थ्योरम हमेशा हर एक फ्रेम में लगा सकते हैं, और हमने दोनों फ्रेम में लगाई तो वो लग जा रही है, ठीक है बच्चों। तो C15 थोड़ा सा लेंदी था और ये सवाल यहाँ पे खत्म होता है। बच्चों हम C16 कर रहे हैं। C16 में आपको क्या बोला गया, एक ब्लॉक है, उसका मास है 500 ग्राम और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है 60 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब इसे फ्रिक्शन फोर्स है जिसकी वजह से वो फाइनली रुक जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट वाले बोल रहा है आपको क्या निकालना है, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। तो हम क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और सिर्फ यहाँ पे एक ही फोर्स वर्क है दैट इज फ्रिक्शन, वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। निकाल रहे हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, दैट इज डेल्टा के कितना आएगा बच्चों, दैट इज फाइनल तो 0 होगी और इनिशियल कितनी है, हाफ, m की जगह आ गया 1/2 बिकॉज केजी में चाहिए, और ये v स्क्वायर को देखें 60/100 मल्टीप्लाई 60/100। ये देखते हैं तो यहाँ पे ये दोनों साफ हो गए, यहाँ पे 2, ये 3, तो जो डेल्टा के जो आपके पास आ रहा है बच्चों दैट इज -9/100 जूल। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो आएगा आपके पास दैट इज अगेन सेम चीज आ जाएगी -9/100 जूल। क्लियर है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट में आपसे क्या बोल रहा है, हाउ फार डज द ब्लॉक मूव बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। तो यार हमें फ्रिक्शन का वर्क डन पता है 9/100, अच्छा, और फ्रिक्शन फोर्स कितना है दैट इज म्यू mg और मल्टीप्लाई x पे आपको पता है फ्रिक्शन का वर्क डन इतना है। तो फ्रिक्शन एक्चुअली वैल्यूज में निकालते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स है पीछे की तरफ दैट इज म्यू mg, और मान लो कुछ x डिस्टेंस चला होगा तो ये लिख दिया एक्सप्रेशन, तो माइनस से माइनस यहाँ पे साफ हो गया, और म्यू की वैल्यू 0.2 है 2/10, mg की वैल्यू दैट इज हाफ मल्टीप्लाई 10, ये x आ गया, यहाँ पे 9/100 आ गया, ये यहाँ पे साफ हो गया, यहाँ पे साफ हो गया, तो x की वैल्यू कितनी है बच्चों 9/100 मीटर। क्लियर, आप सेंटीमीटर बोला गया तो आप 9 सेंटीमीटर बोल देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये सेक्शन सी जो था आपके पास है पार्ट 1 का, वो यहाँ पे खत्म होता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अभी हम नेक्स्ट होमवर्क पे चलते हैं दैट इज एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन डी। आइए 1 बाय 1 सभी सवालों को करते हैं। सबसे पहले चलते हैं बच्चों हम D1 के ऊपर। तो D1 में क्या बोल रहा है आपसे बोल रहा है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर आता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की। तो डेफिनेशन है आपके पास में, तो सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात थी, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। फिर हम चलते हैं बच्चों D2 पे। D2 में क्या बोल रहा है, ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट when it lose u amount of its energy it acquire a velocity v then mass of body will be। देखिए आप यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं बिकॉज कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं और कोई फोर्सेस नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। आपको ये बोला गया कि ड्रॉप किया है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, ओके, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कुछ आपके पास में हम कुछ नहीं पता, हम डिफरेंस पता है सिर्फ हमें। तो हमें ये क्या बोला गया कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर आ जाएगी बच्चों। और ये जो इसमें लॉस हुआ वो पता है दैट इज यू, ये किसके बराबर होगा, हाफ mv स्क्वायर, v की वैल्यू भी गिवन है। अब हमसे किसकी वैल्यू पूछा है सवाल में, मास की वैल्यू पूछी, तो मास की वैल्यू कितनी है बच्चों, दैट इज 2u डिवाइड बाय v स्क्वायर, दैट इज 2u डिवाइड बाय v स्क्वायर। तो ए ऑप्शन आपके पास मैच कर जाएगा D2 में। अब चलते हैं बच्चों D3 के पास। D3 में क्या बोल रहा है, स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप with velocity u, it reaches at maximum height h, okay, at height 3h/4 from the ground the ratio of kinetic energy and potential energy at that point is। देखिए मान लीजिए आपने यहाँ पे फेंका था पार्टिकल से टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी mgh, और यही टोटल एनर्जी होगी। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा, टोटल एनर्जी। हर एक टाइम पे काइनेटिक एनर्जी कहीं पोटेंशियल में जा रही है, कहीं पोटेंशियल काइनेटिक में जा रही है, पर दोनों का सम क्या रहेगा आपके पास, फिक्स रहेगा। अच्छा अब देखिए जब आप चले गए कहां पे, 3h/4 हाइट पे है, तो इस वाले पॉइंट पे अगर आप लिखें तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ u1 मान लो, काइनेटिक एनर्जी कुछ k1 मान लो, तो अब आप क्या लिखेंगे u1 प्लस k1 दैट शुड बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी दैट इज mgh। सही है ये बात। तो u1 की वैल्यू कितनी है, इस वाली हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी पता है मुझे, दैट इज mg 3h/4, बहुत बढ़िया। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा बच्चों, दैट विल बी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा इस वाले पॉइंट पे दैट इज
GH/4। तो इस गिवन पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज mgh/3/4 आएगा, और काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है बच्चों, दैट इज mgh/4। किसका रेशियो पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है आपके पास। तो वो कितना आएगा 1:4 रेशियो 3:4 मल्टीप्लाई करेंगे 4 दैट इज 1:3 का रेशियो आपके पास आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इसके अंदर आपका मैच कर जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आगे बढ़ते हुए चलते हैं प्रॉब्लम नंबर D4 पे। प्रॉब्लम नंबर D4 में क्या बोल रहा है आपको, ए बॉब हैंग्स फ्रॉम ए रिजिड स्पॉट बाय एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इफ इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू डिस्टेंस L by keeping the string straight then released। ऐसा कुछ सेटअप है यार, यहाँ पे पहले था, अब इसको कुछ यहाँ पे रख दिया, और ये वाली लेंथ भी कितनी आपके पास L है। तो ये वाली लेंथ आपके, ये एंगल जितना 60 होगा तो हर एक एंगल 60 डिग्री होना चाहिए, बिकॉज ये भी L, ये भी L और ये भी L। अब आपको बोला गया कि जब ये वाला बॉब यहाँ से लेके नीचे आ जाता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगेन वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ एक ही फोर्स का वर्क डन है दैट इज ग्रेविटी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आएगा बच्चों, कितनी हाइट नीचे आया, दिस हाइट, तो ये हाइट कितनी होगी दैट इज mg। h की जगह आएगा ये पूरा है L माइनस L cos 60 इज इक्वल टू हाफ mv²। m ने m को मार दिया, तो ये आ गया आपके पास L/2 इज इक्वल टू v²/2, इसने इसको मार दिया तो v की वैल्यू कितनी की √gl। तो कौन सा एक्सप्रेशन मैच कर जाएगा, ये आपके पास यहाँ पे मैच कर जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं D5 की। प्रॉब्लम नंबर D5 में क्या बोल रहा है, टू स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K एंड KB। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ K बोल देता हूं, एक दूसरा स्प्रिंग है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ KB बोल देता हूं, इतना सही है। अच्छा, आपको एक रिलेशन गिवन है दैट इज KA इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ KB। इसका नाम कुछ K बोल देता हूं, ये कुछ 2K हो जाएगा आपके पास। अब सवाल में क्या बोल रहा है, आर स्ट्रेच बाय अप्लाइंग फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एट द फोर एंड। मतलब यहाँ पे भी कुछ F फोर्स लगाया आपने, यहाँ पे भी कुछ आपके पास F फोर्स लगा, यहाँ पे भी कुछ F फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी कुछ F फोर्स लग रहा है। तो टेंशन कितना है, टेंशन F आएगा, 2F नहीं आएगा। लोगों को एक गलती रहती है, लोगों को लगता है स्प्रिंग में टेंशन 2F है, नहीं है ना। आप यहाँ पे कोई बीच में से एक पार्ट कट कर दो, इस पार्ट को कट कर दो, यहाँ पे आधे पार्ट को कट कर लिया, इधर आपने F फोर्स लगाया, तो यहाँ पे टेंशन कितना हो ताकि ये चले ना, तो यहाँ पे टेंशन भी F के बराबर ही होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक आपका दोस्त है, दोनों रस्सी को FF फोर्स से खींचे, टेंशन F ही आएगा। तो बीच में से रस्सी को काट के FBD बना के देख, एक तरफ से एक बंदा F से खींच रहा है तो टेंशन कितना आएगा, F आएगा। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे टेंशन 2F नहीं आएगा, यहाँ पे टेंशन F आएगा। सोच रहे एक बात है। फिर पूछ क्या रहा है इसके अंदर, ये एनर्जी स्टोर पूछ रहा है आपके पास में। तो एनर्जी स्टोर कितना आएगा, अच्छा ए में एनर्जी स्टोर गिवन है, तो ए में एनर्जी स्टोर कितना होगा, हाफ K की जगह 2K, और इसमें एक्सटेंशन कितना आएगा, एक्सटेंशन आएगा F/2K का स्क्वायर। क्लियर, ये एनर्जी आएगी आपके पास में पहले स्प्रिंग के अंदर। इसमें एक्सटेंशन देख लो ना कितनी आएगी, दैट इज F/2K। अच्छा, इसमें जो एक्सटेंशन आएगा बच्चों वो कितना आएगा आपके पास, दैट इज F/K। अरे सही है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे UB की, तो UB कितना आएगा, हाफ दैट इज K, और एक्सटेंशन कितना आएगा बच्चों, दैट इज F/K का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये तो कट जाएगा आपके पास, यहाँ पे बनेगा F²/4K, और ये टर्म जो आपके पास निकल गया दैट इज F²/2K। अब सवाल में बोला गया कि इस वाली वैल्यू जो ए में जो एनर्जी स्टोर है दैट इज E, तो बी में कितना होगा, बी में आपके पास में 2E होगा ना। अगर ये वाली वैल्यू आपके पास में E है तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 2E हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसके अंदर आपका करेक्ट हो जाएगा। बच्चों हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर D6 की। इसने बोला कि अगर आपने एक स्प्रिंग को स्ट्रेच किया 2 सेंटीमीटर से, जो एनर्जी स्टोर होती है दैट इज 100 जूल। तो एनर्जी स्टोर स्प्रिंग कितना होता है, हाफ K x², x की जगह कितना है 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी है 100 जूल। अब आपने बोला कि इसको फर्दर 2 सेंटीमीटर और आपने स्ट्रेच किया तो फाइनल एक्स फाइनल कितना बन जाएगा आपके पास, दैट इज 4 सेंटीमीटर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए हाफ K 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये फाइनल एनर्जी है। अब ये पूछ रहे हैं कि अब अगर आपने 2 सेंटीमीटर और एक्सटेंड किया था इससे, तो चेंज इन एनर्जी कितना है, दैट विल बी हाफ K 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हमें निकालना है। सही है ये वाली बात, ठीक है। इसको अगर हम देखेंगे तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, इसको आप लिख दीजिए दैट इज 4 मल्टीप्लाई हाफ K 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस हाफ K 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू E। अच्छा, ये क्या बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हाफ K 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू E। अच्छा, हाफ K 2 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 100 जूल। 100 जूल आ गई तो E की वैल्यू कितनी आएगी, 300 जूल।
मतलब अगर आप फर्दर इसको आपने 2 सेंटीमीटर और एक्सटेंड किया होगा, जो एनर्जी में चेंज आया होगा दैट विल बी 300 जूल। अब हम बात करते हैं D7 की। D7 में अगर आप देखेंगे तो ऐसा सेटअप है आपके पास, एक स्प्रिंग है, एक ब्लॉक है, फिर एक स्प्रिंग है, ऐसा करके कुछ सेटअप बना रखा है। इसका स्प्रिंग कोएफिशिएंट कुछ K1 है, इसका कुछ K2 है, और ये पैरेलल किस, ये जो आपके पास कॉम्बिनेशन है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग है। कैसे? अगर मान लीजिए आप इसको X इधर लेके जाएंगे तो ये X इधर एक्सटेंड होगा। ये आप स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में जब स्प्रिंग पड़ा होगा तब देखा होगा ये सिस्टम कैसा होता है, पैरेलल सिस्टम। तो इसका जो K इक्विवेलेंट बनेगा, इसका आप K इक्विवेलेंट बनाइए, तो K इक्विवेलेंट कितना आएगा आपके पास, पैरेलल में किससे जुड़ता है स्प्रिंग, दैट इज K1 प्लस K2। पैरेलल में अगर स्प्रिंग जुड़ता है तो डायरेक्ट जुड़ता है, दैट इज K1 प्लस K2। दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। अब ठीक है, तो अब हमने इसको हटा के एक स्प्रिंग बना दिया। अब सवाल आसान है, ये पूछ रहा है कि ब्लॉक को एक्स डिस्टेंस आपने डिस्प्लेस किया फिर रिलीज किया, यहां से कुछ एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दीजिए फिर रिलीज कर दीजिए, और आपसे पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ ब्लॉक कितना होगा। तो मैंने बोला हाफ के कितना है आपके पास, K1 प्लस K2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। ये पोटेंशियल है जिसकी स्प्रिंग की मीन पोजीशन पे अगर आप देखेंगे तो सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। क्लियर? तो यहाँ पे ये 2 से 2 साफ हो गया आपके पास। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, वेलोसिटी की वैल्यू। तो वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी K1 प्लस K2 मल्टीप्लाई m, इस पूरे का रूट और x। ऐसा कोई एक्सप्रेशन है क्या आपके पास, ए एक्सप्रेशन यहाँ पे ए आपके पास मैच कर जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अभी हम बात करते हैं बच्चों प्रॉब्लम नंबर D8 की। D8 में क्या बोल रहा है, व्हेन स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 mm, तो पोटेंशियल एनर्जी है 4 जूल, दैट इज हाफ के 2 mm का स्क्वायर करते हैं तो 4 जूल आता है। अगर हम इसको 10 mm से एक्सटेंड करेंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, वो ये जानना चाहता है। कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों को डिवाइड मार दीजिए, तो ऊपर तो आएगा 4 mm का स्क्वायर, नीचे क्या आएगा बच्चों 100 mm का स्क्वायर, और ये कितना आ गया 4/u। सही, तो ये वैल्यू कितनी की 25, तो ये जो आपके पास u आएगा, u इज इक्वल टू 100 जूल। क्लियर? तो इसमें डी ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। क्लियर? तो D8 तो आसान सवाल था, इसमें आपको ये पता होना चाहिए भाई साहब ये कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन है स्प्रिंग का। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। बच्चों हम करते हैं प्रॉब्लम नंबर D9। इसमें क्या बोला गया कि आपने एक स्प्रिंग और एक ब्लॉक को इस तरीके से रखा ताकि स्प्रिंग में जो कंप्रेशन हो वो मैक्सिमम हो, या फिर उसने बोला कि मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हो। स्प्रिंग में मैक्सिमम एनर्जी तभी स्टोर होगी जब कंप्रेशन या फिर एक्सटेंशन मैक्सिमम होगा। तो अगर आपको साथ इस ब्लॉक को कैसे रखें, तो मैक्सिमम दबा के रखें, तो जितना मैक्सिमम कंप्रेशन आप कर सकते हैं। तो जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो रहा होगा तो के डेल्टा एक्स जो मैक्स हो रहा होगा, अगर ये इक्विलिब्रियम में होगा तो फ्रिक्शन के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? स्प्रिंग इस तरफ फोर्स लगा रहा है, दैट इज के मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स, और फ्रिक्शन इसको बचाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाए तो फ्रिक्शन अपना पूरा दम लगा दे। फ्रिक्शन पूरा दम कितना है, म्यू एम जी। तो यहां से भाई साहब जो डेल्टा एक्स आपके पास निकल के आ रहा है दैट इज म्यू एम जी डिवाइड बाई के। इस स्पेसिफिक केस के अंदर जो स्प्रिंग में जो पोटेंशियल स्टोर होगी वो कितनी होगी, दैट इज हाफ के डेल्टा एक्स स्क्वायर, यही वो पूछ रहा है। तो आपने लिखा यू डेल्टा एक्स की जगह दैट इज म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू साफ होगी, तो ये वैल्यू आई दैट इज म्यू स्क्वायर, ऐसा कुछ आंसर आ रहा है आपके पास। तो कुछ मैच कर रहा है क्या आपके पास, दैट इज सी ऑप्शन यहाँ पे आपके पास मैच कर रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब आइए अपने चलते प्रॉब्लम नंबर D10 में, वो भी इसी तरीके का सवाल है। इसमें बोला गया कि इस वाले में सब इक्विलिब्रियम में है आपके पास, तो आप बताइए कि इस वाले स्प्रिंग में कितनी एनर्जी स्टोर है, वो ये पूछना चाह रहा है। तो अगर आप इसका FBD बनाएंगे, इस वाले जो रोड है आपके पास, तो आप इस पे नॉर्मल लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस डायरेक्शन में नॉर्मल लग रहा है, परपेंडिकुलर इसके। ये वाला एंगल कितना थीटा, तो ये वाला एंगल कितना 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला थीटा, तो ये वाला एंगल कितना बच्चों 90 माइनस थीटा। अब आप क्या बोलेंगे, एन का ये वाला कंपोनेंट, जैसे एन के दो कंपोनेंट बनेंगे, यहाँ पे बनेगा एन कोस 90 माइनस थीटा, एन कोस 90 माइनस थीटा, और ऊपर की तरफ क्या बनेगा बच्चों, दैट इज एन साइन 90 माइनस थीटा। अब ये किसको बैलेंस कर रहा है, mg को बैलेंस कर रहा है, तो आप क्या लिखेंगे n sin 90 माइनस थीटा दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू स्मॉल mg। सही है ये बात, ठीक है। अब अगर आप इस वेज का FBD बनाएंगे तो वेज पे भी इतना ही नॉर्मल फोर्स लग रहा है आपके पास। अच्छा, ये वाला एंगल अगर आप देखेंगे तो ये थीटा, तो ये कितना 90 माइनस थीटा। अब यहां पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज फोर्स ऑफ स्प्रिंग, तो n का जो ये वाला कंपोनेंट आ रहा होगा, ये कितना आ रहा है, दैट इज n cos 90 माइनस थीटा। ये किससे बैलेंस आउट हो जा रहा है, f ऑफ स्प्रिंग से। तो हमने लिखा n cos 90 माइनस थीटा दैट इज sin थीटा इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई x।
डेल्टा एक्स, जो स्प्रिंग में कंप्रेशन है आपके पास। एन की वैल्यू यहां से पुट कर देता हूं, तो एन की वैल्यू आपके पास बच्चों कितनी आई, दैट इज एम जी डिवाइड बाई कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स। ठीक है जी, तो यहां से जो डेल्टा एक्स की वैल्यू निकल के आ रही है दैट इज एम जी टेन थीटा डिवाइड बाई के। सवाल में आपके पास ये नहीं पूछ रहा कंप्रेशन कितना है, वो चाहता है कि पोटेंशियल एनर्जी बताइए, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, पुट कर देते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर की वैल्यू दैट इज एम स्क्वायर जी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय के स्क्वायर, तो एक से ये कट जाएगा आपके पास। तो कुछ ऐसा आंसर आपके पास आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपके पास, यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाएगा। ठीक है बच्चों, हम बात करें प्रॉब्लम नंबर D11 की, वही वर्क एनर्जी थ्योरम का सवाल है। उसमें क्या बोला गया, ए बॉडी ऑफ मास एम मास की कोई बॉडी है और उसे कोई सर्टेन हाइट से आपने छोड़ा और ये एक स्प्रिंग पे आके टकराता है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ के है। आपको बोला गया कि हाइट ऑफ इट्स फॉल बिफोर वो टेम्परेचर, ये एच की वैल्यू आपको निकालना है और आपको गिवन है जो मैक्सिमम कंप्रेशन आता है स्प्रिंग में वो आता है 3 mg/k। अब आप देखिए क्या वो ये वाला ब्लॉक यहाँ से चलेगा, इस पे जाके यहाँ पे स्टिक हो जाएगा और फिर यहाँ पे कुछ ऐसे मैक्सिमम 3 mg/k हाइट तक जाएगा, कुछ ऐसा सेटअप है। अगेन हम बोल रहे हैं वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए ब्लॉक यहाँ से चला, फाइनली कुछ यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो वर्क डन बाय ऑल में एक तो आएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी, वो कितना है mg, एक तो h हाइट ये वाला और जो कंप्रेशन है 3 mg/k, बिकॉज ये वाला जो m मास है वो तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच गया ना, टोटल हाइट कितनी है h और एक ये वाली, प्लस स्प्रिंग का वर्क डन बाय स्प्रिंग वो कितना है आपके पास, प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग दैट इज हाफ के x इनिशियल तो था 0 और जो x फाइनल है दैट इज 3 mg/k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है, कैसे 0 है, इनिशियली आपने ड्रॉप किया था, फाइनली यहाँ तक पहुंचा तो यहाँ पे भी जस्ट रुका है आके। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। किसकी वैल्यू, h की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये बन गया आपके पास mgh प्लस 3 m² g² डिवाइड बाई k माइनस हाफ के 9 m² g² k² इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये वाला केस से साफ हो गया, तो आपके पास माइनस आ रहा है ना दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आया बच्चों mgh इज इक्वल टू प्लस 3 और -9/2, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है आपके पास। m² g² k इज इक्वल टू 0, m से m साफ हो गया, g से g साफ हो गया आपके पास, तो h की वैल्यू जो आ रही है ये हो गया 4.5, दैट विल बी 3/2 ना, 3/2 mg/k, ऐसा कुछ रिजल्ट आ रहा है। तो आपके पास में ए ऑप्शन इसका मैच कर जाएगा। D11 का कौन सा आंसर सही आ रहा है बच्चों, ए सही आ रहा है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं D12 की। यहां पे हम ऐसे D12 प्रॉब्लम बना देते हैं। D12 में आपको क्या बोल रहा है, दो बंदे हैं, एक तो वैसे बड़ा आदमी मान लो और एक ऐसे कोई छोटा सा लड़का है, इसका मास कुछ स्मॉल m मान लिया, इसका मास कुछ 2m है। सवाल में बोला गया a running man has half of kinetic energy that of boy of half mass। ठीक है, इसकी स्पीड मान लेते हैं कुछ बच्चों v1 है, इसकी स्पीड कुछ मान लेते हैं v2 है। अब आप देखिए इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है y की जो काइनेटिक एनर्जी बच्चों वो कितनी है, हाफ m v2², और जो इस बंदे की है दैट इज हाफ 2m v1², और इस बंदे की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस बॉय की काइनेटिक एनर्जी की हाफ है, ऐसे लिख दिया हमने। ये m इससे साफ हो गया, यहाँ पे ये इससे साफ हो गया, ओके, और ये v1 की वैल्यू है इस v2 डिवाइड बाई 2, ये रिलेशन बन गया कि v1 और v2 में जो रिलेशन है आपके पास वो आपको दिखाई दे रहा है। फिर इसने क्या बोला कि अगर जो मैन है वो अपनी स्पीड को 1 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज कर लेता है तो बॉय की और मैन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम हो जाती है। तो यार इसकी स्पीड इंक्रीज कर देता हूं तो कितना बनेगा, ये हाफ 2m v1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m v2²। अब आपको पता है कि जो v2² है वो v2 की वैल्यू आप v1 की फॉर्म में पुट कर दो तो कितना बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ v1 का स्क्वायर, क्योंकि हमें किसकी स्पीड निकालनी है, v1 की वैल्यू हमें निकालनी है। इसको यहाँ पे ले आते हैं तो ये बन जाएगा v1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2v1 इज इक्वल टू 1/√2, रूट कर दिया ना,
ठीक है, ये वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी √2। यहाँ से बच्चों अगर आप निकालने जाएंगे तो ये बन गया v1 + 1 इज इक्वल टू √2v1। तो v1 की वैल्यू जो है दैट इज 1 डिवाइड बाय 1 माइनस √2। सो दैट इज √2 - 1 ना, दिस विल बी √2 - 1, इधर जाएगा √2 - 1। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया बच्चों? सी ऑप्शन इसके अंदर आपका मैच कर गया। ठीक है, सिंपल सवाल था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था पर था सिंपल। बच्चों हम बात करें प्रॉब्लम नंबर D13 की। क्या बोला गया? 2 इक्वल मासेस आर अटैच्ड टू द 2 एंड्स ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट K। ठीक है, द मासेस आर पुल्ड आउट सिमेट्रिकली और सिमेट्रिकल टू स्ट्रेच द स्प्रिंग और बाय लेंथ x ओवर द नेचुरल लेंथ। देखिए इसको कुछ यहाँ पे x/2 इधर लेके जाया गया होगा, इसको इधर कुछ x/2 लेके गए होंगे, तभी इसमें जो चेंज इन लेंथ आया होगा वो कितना आया होगा बच्चों? x आया होगा। क्लियर? अब आपसे क्या पूछा है कि वर्क डन बाय द स्प्रिंग ऑन ईच मास। देखिए जो टोटल जो वर्क डन किया बैटरी ने, अब सॉरी स्प्रिंग ने, दैट इज वर्क डन बाय स्प्रिंग, वो कितना आएगा आपके पास? हाफ के x इनिशियल 0 था, इतना है आपके पास। टोटल वर्क डन है -12 के x²। तो दोनों ब्लॉक पे इक्वल किया होगा। तो अगर आप बात करें वर्क डन ऑन ईच ब्लॉक, दैट विल बी, इसका हाफ हो जाएगा आपके पास, दैट इज -1/4 के x²। टोटल वर्क डन देख लिया भाई साहब, टोटल वर्क डन किया वो -12 के x² किया। किसके ऊपर किया? इन दोनों ब्लॉक्स पे किया होगा। अगर इन दोनों ब्लॉक्स पे किया तो एक पे कितना किया होगा? उसका हाफ किया होगा, बिकॉज सिमेट्रिक कंडीशन है आपके पास। ठीक है, अभी हम बात करते हैं बच्चों D14 की। D14 में अगर आप देखेंगे तो आपको बोला गया एक रोड है और इसकी जो लेंथ है आपके पास, दैट लेंथ इज 1 मीटर और इसका जो मास है दैट इज 0.5 kg। ऐसे था वर्टिकली। द अदर एंड इज नाउ राइट स्लोली सो दैट इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल। अब क्या हुआ? आपने इस रोड को ऐसे कर दिया, कुछ ऐसे कर दिया और ये जो एंगल बन गया वो कितना बन गया? 60 डिग्री। तो आपसे क्या पूछ रहा है? वर्क डन, रिक्वायर्ड वर्क कितना होगा? तो आप क्या बोलेंगे कि आप बोलते सर वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? चेंज इन काइनेटिक 0 है बिकॉज स्लोली प्रोसेस हुआ है। तो वर्क डन में ऑल में क्या आएगा? एक ग्रेविटी का वर्क डन आएगा और एक एक्सटर्नल वर्क डन आएगा। क्लियर? दैट शुड बी इज इक्वल टू 0। तो वर्क डन में ग्रेविटी निकाल लो तो एक्सटर्नल किसके बराबर आएगा आपके पास? दैट इज माइनस वर्क डन ऑफ ग्रेविटी। अब माइनस वर्क डन ऑफ ग्रेविटी किसके बराबर होगा? डेल्टा यू के, बिकॉज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब आप देखिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे रेफरेंस मान लीजिए, यहाँ पे रेफरेंस मान लीजिए, नहीं यहाँ पे मान लेते हैं रेफरेंस ना। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपने क्या लिखी? यू इनिशियल कितना है? दैट इज -mgl/2। सही। अगर आप फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो कितना आ गया? इस यहाँ से कितनी हाइट पे होगा? सेंटर यहाँ पे है ना, तो ये हाइट कितनी होगी आपके पास? दैट इज l/2 एंड सॉरी दिस इज l/2, दिस इज l/2 cos 60। क्लियर? दैट इज mg l/2 cos 60 माइनस का, बिकॉज ये वाली रेफरेंस साइन मानी है आपने, इसके नीचे पोटेंशियल नेगेटिव मानी है। आप इनका डिफरेंस कर दीजिए, डेल्टा यू आएगा आपके पास, दैट इज फाइनल l/2 cos 60 की वैल्यू हाफ माइनस इनिशियल करें, दैट इज mg l/2। तो डेल्टा यू बच्चों आ गया, दैट इज mg l/4, mg l/4। इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। ये m की वैल्यू कितनी है? 1/2, g की वैल्यू कितनी है 10, l की वैल्यू कितनी है? 4 कर दीजिए आपने, तो ये 5/4 आ गया ना, 5/4 जूल। तो बी ऑप्शन आपके पास सही हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, दैट इज 14 का क्या आंसर सही आ रहा है? 14 से 20 सही आ रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं 15 और 16 पे। ये थ्योरेटिकल है, हम फटाफट कर लेते हैं। इसमें क्या बोला गया 15 में? द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नेगेटिव। अगर वर्क डन बाय केस एनालाइज करते हैं जिसमें वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव हो, कब होगा? जब आप बॉल ऊपर फेंक रहे हैं। जब बॉल ऊपर जा रहा है तब mg नीचे जा रहा है, बॉल ऊपर जा रहा है, तो नेगेटिव वर्क डन आ रहा है। उस वाले केस में देखिए क्या आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है और काइनेटिक एनर्जी घट रही है। आप फील करके देखिए इस बॉल को, एक मान लीजिए कोई बॉल है आपके हाथ में, उसका रंग ऊपर फेंकिए, जब ऊपर जा रहा है, जिस टाइम ड्यूरेशन में ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव आ रहा है। उस वाले केस में एनालाइज कर लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बिकॉज हाइट बढ़ रही है, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है बच्चों? घट रही है। तो आप क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजिंग एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजिंग। तो बी एंड सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा D15 के अंदर। ठीक है, अब हम बात करें 16 में। व्हेन द टोटल वर्क डन ऑन पार्टिकल इज पॉजिटिव। और टोटल वर्क डन पॉजिटिव, इसका मतलब क्या? वर्क डन बाय ऑल पॉजिटिव आ रहा है आपके पास, तो डेल्टा के बराबर होता है। अगर ये वाली वैल्यू पॉजिटिव तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी कैसा? पॉजिटिव। मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है बच्चों? बढ़ रहा है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है मतलब स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, गलत बात। मोमेंटम इंक्रीज करेगा, हाँ स्पीड इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगा, तो मोमेंटम भी इंक्रीज कर जाएगा, तो बी ऑप्शन सही है।
सी में बोला कैंडिडेट डिक्रीज गलत बात, डी में बोला कैंडिडेट इंक्रीज सही बात। तो इसमें दो ऑप्शन करेक्ट हो जाए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, तो एक्सरसाइज 1 का जो पार्ट 2 था, पार्ट 2 में डी सेगमेंट वाला होमवर्क हमने कंप्लीट कर लिया। अब आइए अपने आगे बढ़ते हैं। पर जो नेक्स्ट होमवर्क है आपके पास है वो था एक्सरसाइज 2 से, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 23 से 26। तो आइए 1 बाय 1 हम करते हैं, थ्योरेटिकल सारे के सारे। तो सबसे पहले हम बात करें 23rd प्रॉब्लम की। 23rd प्रॉब्लम में क्या बोला कि अगर मान लीजिए आप एक स्टोन को h हाइट से प्रोजेक्ट करते हैं, यहाँ पे ऐसे आप इसको प्रोजेक्ट कीजिए तो यहाँ पे कुछ ऐसे नीचे आएगा। ऐसा हम बात कर चुके हैं, एक सवाल पहला ऐसा आ चुका है। तो ये इनिशियल थोड़ी कुछ u है, फाइनली v है। तो ये बोल रहा है v किस पे डिपेंड करेगा ना। मान लीजिए कुछ v ऐसे किसी एंगल पे गिरता है, हमें नहीं पता, ऐसे v पे। तो हम बोलेंगे यार जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू वर्क डन। और वर्क डन कितना है आपके पास, mgh। अब आपसे पूछ रहा है कि जो फाइनल स्पीड है वो फाइनल स्पीड किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है। तो वो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, mgh प्लस हाफ mu²। किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड कर रही है, हाँ u पे डिपेंड कर रही है फाइनल स्पीड। देखिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही, कितनी हाइट है हाइट पे भी डिपेंड कर रही है, और मे बी द स्मॉलर द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कम नहीं हो सकती है आपके पास में। ये जो फाइनल स्पीड होगी वो u से हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो दो ऑप्शन सही हो गए बच्चों, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 24। इसने बोला नो वर्क इज डन बाय द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। मतलब कौन से केसेस में कोई वर्क नहीं होगा। सबसे पहला बताया कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, फोर्स इस तरफ है वेलोसिटी इस तरफ है, मतलब फोर्स इस तरफ है डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, क्योंकि जिस तरफ वेलोसिटी उस तरफ डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर ऐसा केस बन रहा है, मतलब पावर भी आप देख सकते हैं हर एक इंस्टेंट में पावर डेरिवेटिव 0 है, नहीं तो आप बोल सकते हैं सर फोर्स इस तरफ डिस्प्लेसमेंट इस तरफ। तो हर एक इंस्टेंट पे जो वो आपके पास है वर्क डन कर रहा होगा दैट वर्क डन इज 0। क्लियर, तो आपके पास में ए सही हो जाएगा। एक तो समझ पा रहे हैं बच्चों, फोर्स इस तरफ है वेलोसिटी इस तरफ है, तो फोर्स और वेलोसिटी में एंगल 90 डिग्री है, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ होगा, तो वो भी 90 डिग्री है, तो वर्क डन नहीं आएगा। तो ए ऑप्शन सही हो गया। फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सीलरेशन। इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सीलरेशन। सर्कुलर मोशन देख लेते हैं, सर्कुलर मोशन में अगर आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे बॉडी यहाँ पे घूम रही होती है, तो इसका जो एक्सीलरेशन होता है वो सेंटर की तरफ हो जाता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। आप फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए इस तरफ फोर्स लगा दिया आपने और डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ है, तो वो 0 नहीं आएगा, वो नॉन 0 आ जाएगा आपके पास। तो ऐसे भी देख सकते हैं, एक और किस्म का दिखाता हूँ प्रोजेक्टर वेरी कैसे। जैसे ऐसे प्रोजेक्टर को फेंका आपने, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे जो एक्सीलरेशन है वो नीचे की तरफ है, आपने जो फोर्स लगाया वो इस तरफ लगा दिया, पर आप देख रहे हैं कि इसका इस तरफ डिस्प्लेसमेंट आ रहा होगा, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है इस टाइम पे, तो यहाँ पे इस फोर्स का वर्क डन आ जाएगा आपके पास। तो नॉन 0 आए ये कोई जरूरी नहीं है, तो बी ऑप्शन सही नहीं है। सी ऑप्शन में बोला गया द ऑब्जेक्ट हैज नो मोशन बट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स मूव ऑन द बॉडी। जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे आपने यहाँ पे एफ फोर्स लगाया, ब्लॉक नहीं चल रहा, फिर आपने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बदला, यहाँ पे लगाया तब भी नहीं चल रहा, यहाँ पे लगाया तब भी नहीं चल रहा, किसी पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हैं और वो नहीं चल रहा है, आप पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को बदलते जा रहे हैं, तो वर्क डन नहीं आएगा ना, बिकॉज यहाँ पे जब आपने फोर्स लगाया तब भी नहीं आया, यहाँ पे लगाया तब भी नहीं आया, जब तक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन खुद मूव नहीं करेगा। अभी क्या हो रहा है, जैसे ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन था, अगर यही पॉइंट उठ के यहाँ पे चला जाता तब वर्क डन आ जाता, पर अभी पॉइंट नहीं मूव किया, आपका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का जो पोजीशन है उसको बदल रहे हैं। आपने पहले यहाँ पे लगाए थे, अब फोर्स यहाँ पे, अभी फोर्स यहाँ पे, अब फोर्स यहाँ पे, अब फोर्स यहाँ पे, तो आपको दिखाई दे रहा है सर हर एक इंस्टेंट पे वर्क डन आ ही नहीं रहा। अगर ऐसा होता कि आप इस वाले पॉइंट पे फोर्स लगाते और ये दब जाता, ये ब्लॉक ऐसी कोई शेप ले लेता, तब उसका वर्क डन आपके पास आ जाता। तो आपके पास में इसमें क्या बोला इसे सी में कि हम द ऑब्जेक्ट हैज नो मोशन बट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव्स ऑन द बॉडी, मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को आप बार बार मूव कर जाए, इधर बदलते जा रहे हैं, तो भी उस वाले केस में वर्क डन आपके पास नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट्स मूव इन सच ए वे दैट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स रिमेन फिक्स। अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव नहीं करेगा तो वर्क डन नहीं आएगा। हम लिखते हैं वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस में, तो हम क्या बोलते हैं, एस डिस्प्लेसमेंट किसका है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का। अगर वो नहीं मूव किया तो वर्क डन नहीं आएगा। सही बात है, तो तीनों ऑप्शन सही हो गया आपके पास 24 में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी। क्लियर। अब चलते हैं बच्चों 25 में। 25 में क्या बोल रहा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग विद टाइम। काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी तभी इंक्रीज होगी जब स्पीड इंक्रीज हो रही होगी आपके पास में। तो क्या बोला गया, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन पार्टिकल मस्ट बी पैरेलल टू द वेलोसिटी एट ऑल स्पीड। ये तो कोई जरूरी नहीं है ना यार, मान ले किसी पार्टिकल ऐसे जा रहा था v वेलोसिटी से, आपने यहाँ पे फोर्स लगाया, क्लियर, अगर थीटा, अगर ये थीटा आपके पास में कुछ वैल्यू है तो इधर एक फोर्स आ जाएगा ना, एफ कोस थीटा,
तो ये स्पीड को इंक्रीज कर सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये फोर्स हमेशा वेलोसिटी के पैरेलल होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं। कुल मिला के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तब आएगा जब वर्क डन आ जाए, और वर्क डन क्या आ जाएगा, दैट इज वर्क डन पॉजिटिव आना चाहिए बस। तो एफ एस कोस थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में, बस 0 नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री नहीं होना चाहिए आपके पास, सॉरी 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, 0 तो हो ही सकता है आपके पास। तो इससे क्या बोल रहा है, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल मस्ट बी, सबसे पहले ए ऑप्शन में क्या बोला था बच्चों, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल मस्ट बी पैरेलल, नहीं मस्ट की बात नहीं है, हो सकता है कोई एंगल पे लगे तब भी पॉसिबल हो सकता है। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल मस्ट बी एट एन एंगल लेस देन 90 डिग्री, सही बात है। मतलब हम चाहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी तब इंक्रीज होगी जब वर्क डन पॉजिटिव आएगा। वर्क डन पॉजिटिव कब आएगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी आपके पास, लेस देन 90 डिग्री होगा। तो बी ऑप्शन सही है। सी में द हाइट अबव द ग्राउंड लेवल मस्ट कंटिन्यूसली डिक्रीज, हाइट की कहां बात आ गई भाई। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने हाइट के ऊपर एक मतलब एक फ्लोर है, एक फ्लोर है, वो यहाँ से कुछ h हाइट पे, अब आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो हाइट नहीं चेंज होगा, कोई जरूरी नहीं है हाइट की, कोई बात नहीं है इसमें। डी ऑप्शन में द मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीज कंटिन्यूसली, अगर आप v को बदल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ेगा, जब v इंक्रीज होगा, v इंक्रीज होगा तो मोमेंटम भी इंक्रीज होगा, बिकॉज मोमेंटम क्या होता है mv। तो दो ऑप्शन करेक्ट हो गए इसमें, दैट इज ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। बात करें 26 की, 26 में क्या बोल रहा है, 26 में बोल रहा है ऑन एंड ऑफ one end of a light spring of spring constant K fixed on the wall and other end is tied to a block kept on a smooth floor, ऐसा कुछ सेटअप है, क्लियर, एक एंड फिक्सर एक एंड ऐसे ब्लॉक से कनेक्ट कर रखा है आपने। अब ये बोल रहा है वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना आना चाहिए, हाफ के एक्स स्क्वायर आना चाहिए। वर्क डन बाय स्प्रिंग होता कितना है, हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर। आप देख लीजिए किस किस में आ रहा है ये। पहले ऑप्शन में बोल रहा है इनिशियली स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, तो यहाँ पे एक्स इनिशियल एक्स आ जाएगा, फाइनली नेचुरल है तो 0 आ जाएगा, तो सही आ रहा है ये। फिर बोला गया इनिशियली स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड बाय एक्स, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है कंप्रेशन है कि आपके पास में एक्सटेंशन है, बस चेंज इन लेंथ एक्स आना चाहिए। तो इनिशियली वापस एक्स था, फाइनल वापस 0, तो बी ऑप्शन में सही हो गया। सी में बोला गया इनिशियली नेचुरल लेंथ पे है, और अगर इनिशियली नेचुरल लेंथ पे है तो ये वाली टर्म 0 बन जाएगी, ये वाली वैल्यू कुछ x आएगी, तो फिर नेगेटिव आएगा वर्क डन, पर नेगेटिव नहीं गिवन है सवाल में। अगर आप सी और डी ऑप्शन में देखेंगे तो ये वाली वैल्यू 0 है, तो उस वाले केस में ये वाली वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। इनिशियली अगर नेचुरल लेंथ पे होगा तो कभी वर्क डन हाफ के एक्स स्क्वायर नहीं आ सकता, वो हमेशा नेगेटिव आएगा आपके पास। क्लियर है बच्चों, तो इसमें दो ही ऑप्शन सही हो, दैट इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। बच्चों अभी हम हैं एक्सरसाइज 3 के अंदर, जो होमवर्क में था आपके पास। एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 का होमवर्क आपको गिवन था। सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये AIEEE 2002 में पूछा गया सवाल है। इसमें बोला गया इफ ए बॉडी loses half of its velocity in penetrating 3 centimeter of the wooden block, how much will it penetrate more before coming to rest। देखिए इनिशियल जो वेलोसिटी थी आपके पास में, वो मान लीजिए ऐसे यहाँ पे ब्लॉक है ना, ऐसे आपके पास में, और मान लेते हैं यहाँ पे बुलेट थी आपके पास में ना, और ये जब 3 सेंटीमीटर पेनिट्रेट कर देती है, 3 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करने में इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है, हाफ हो जाती है, v/2 हो जाती है यहाँ पे कुछ भी। तो आप क्या बोलेंगे, जो वर्क डन हो रहा है, मान लीजिए कांस्टेंट फोर्स अगर ये एक कांस्टेंट फोर्स से अपोज कर रहा है वुडन ब्लॉक, तो मैंने लिखा F × 3 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू हाफ mv²। मतलब ये लिखा इसका वर्क डन पेनिट्रेटिंग फोर्स का, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल कितनी है, हाफ mv²। तो ये वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, दिस इज बिकम 1/2 कॉमन आ गया, यहाँ पे आ गया 3/4 mv²। डन, और ये आ गया F × 3 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है आपसे कि हाउ मच इट विल पेनिट्रेट मोर बिफोर इट कमिंग टू रेस्ट। अगर आपको पूरा पेनिट्रेट करवाना है तब उस टाइम में जो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना होगा, हाफ mv²। इट विल बी हाफ mv², वो कुछ F × x के बराबर होगा। आप यहाँ से इसको रिजेंबल कर लीजिए कि भाई साहब इस वाले केस में x की वैल्यू कितनी है, दोनों को डिवाइड मार दिया हमने, ये तो हाफ माइनस माइनस साफ हो जाएगा, दोनों को डिवाइड माइनस आ जाएगा, यहाँ पे 3/x, और ऊपर बच्चों क्या आ रहा है आपके पास, दैट इज 3/4। तो x की वैल्यू जो आपके पास है दैट इज 4/9 सेंटीमीटर। तो अगर ये 4/9 सॉरी दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर, x इज 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 सेंटीमीटर के बाद में ये मतलब 4 सेंटीमीटर टोटल पेनिट्रेट कर सकता था, तो और फर्दर कितना जाएगा, 1 सेंटीमीटर और फर्दर जाएगा। तो आपके पास से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों हम बात करें सेकंड प्रॉब्लम की। सेकंड प्रॉब्लम में बोला गया जो स्प्रिंग कांस्टेंट है दैट इज 800 न्यूटन मीटर।
तो आपसे बोला गया कि अगर स्प्रिंग को 5 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो मुझे वर्क डन एक्सटर्नल बॉडी को करना पड़ेगा दैट इज हाफ के, फाइनल एक्सटेंशन कितना है 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस हाफ के 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जो स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा वो इतना ही आएगा और यही वर्क डन एक्सटर्नल के बराबर होगा। आप यहाँ पे सोल्व कर लीजिए तो कितना आएगा हाफ के और ये बन गया 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 9 माइनस हाफ के 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है जी, ये वैल्यू कितनी आ रही है 8 मल्टीप्लाई हाफ के 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आप इसे सोल्व कर लीजिए, अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 8 जो। ठीक है, के की वैल्यू पुट कर लीजिएगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अभी हम चलते हैं बच्चों थर्ड प्रॉब्लम में। थर्ड में क्या बोल रहा है, स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है आपके पास, इसने बोला गया कि इनिशियली 5 सेंटीमीटर तक कंप्रेस है। अब आप इसको 5 सेंटीमीटर और कंप्रेस करना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन कितना आएगा आपके पास, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग दैट इज हाफ के, फाइनल कितना बन जाएगा 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर और इनिशियल कितना था 5 सेंटीमीटर। तो ये वर्क डन करना पड़ेगा। आप वैल्यू पुट कर दीजिए के की तो आपको ये जवाब मिल जाएगा और इसका जो आंसर निकल के आएगा दैट इज 18.75 न्यूटन मीटर। क्लियर। 4 है जो कि AAAAA 2004 में पूछा गया। इसमें क्या बोला गया, यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 2 मीटर kept on a table such that 60 सेंटीमीटर ऑफ हैंग्स फ्रीली फ्रॉम द एंड ऑफ द टेबल। मतलब ऐसे कुछ था आपके पास में और इसमें से कुछ 60 सेंटीमीटर का पार्ट है आपके पास, वो हैंग कर रहा है। टोटल लेंथ कितनी है बच्चों, टोटल लेंथ है 2 मीटर, मतलब ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 140 सेंटीमीटर। अब ये पूछ रहा है कि वर्क डन कितना करना पड़ेगा ताकि पूरी चेन बाहर आ जाए। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन का एक्सटर्नल जो आएगा आपके पास दैट इज डेल्टा यू के बराबर आएगा। कैसे, आप पूरा वर्क इन थ्योरम से भी कर सकते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल चेंज इन काइनेटिक दैट इज 0। तो वर्क डन एक्सटर्नल किसके बराबर आएगा, माइनस ऑफ डेल्टा जी दैट इज डेल्टा यू। तो आपके पास में ये इतना ही मास हैंग कर रहा था, तो आप देखेंगे इनिशियल पोटेंशियल, इसको रेफरेंस साइन मान लेता हूँ, इसको रेफरेंस साइन मान लेता हूँ, तो इसकी पोटेंशियल 0 होगी। इसकी पोटेंशियल अगर मैं देखूंगा तो कितनी आएगी, ये मास कितना हैंग कर रहा है, तो टोटल मास कितना है बच्चों, टोटल मास है 4 kg। टोटल मास कितना है 4 kg। तो 200 सेंटीमीटर का जो मास है वो है 4 kg। तो 6 सेंटीमीटर कितना है, इतना मास है, ये जो मास है आपके पास जो हैंग कर रहा है आपके पास। तो जो इनिशियल जो फाइनल पोटेंशियल है वो तो 0 होगी बिकॉज पूरी रस्सी ऊपर चलेगी। इनिशियल कितनी थी, दैट इज माइनस एम डैश जी और एच की जगह कितना आएगा 30 सेंटीमीटर। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, एम की वैल्यू कितनी आएगी 4/200 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 10 और दिस इज 30/100। सही है, आप इसे सोल्व कर लीजिए, वैल्यू कितनी आ रही है, ये यहाँ पे साफ हो गया, ये यहाँ पे साफ हो गया और ये कुछ 3 आ गया आपके पास, दैट 3.6 दैट इज 3.62। तो जब भी कभी ये चैन वाले सवाल आए तो इसको पोटेंशियल इसे करना होता है ना, उसे सबसे आसान रहता है। आप इनिशियल पोटेंशियल देखिए, फाइनल पोटेंशियल देखिए, फिर आपको दिखेगा जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल आ रहा होगा वो चेंज इन पोटेंशियल के बराबर आ रहा होगा। क्लियर, तो इसको रेफरेंस साइन माना, प्रोसीड कर दिया। अब हम बात करते हैं बच्चों प्रॉब्लम नंबर 5 की। प्रॉब्लम नंबर 5 में क्या बोल रहा है, फोर्स आपको दिखा रखा है, फोर्स कितना है 5I 2J और 3K और पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इतना है। तो वर्क डन क्या लिखेंगे, वर्क डन होगा F डॉट S। तो आप देख लीजिए S का F की वैल्यू तो है 5I 2J प्लस 3K और जो डिस्प्लेसमेंट आपके पास निकल के आ जाए 2I माइनस J, 2I माइनस J। तो कितना क्या बच्चे, दैट इज 8 जो। कुछ गलत कर दिया क्या, ये 3 है, सॉरी ये जो टर्म है दिस इज 3, दिस टर्म इज 3, मैंने गलत लिख दिया इसको और यहाँ पे ये वाली टर्म 2 है। ठीक है, अब देखिए कितना आ रहा है, ये यहाँ पे 3 आ जाएगा तो ये 7 जो आ जाएगा, ऐसा कुछ ऑप्शन है, हाँ सेकंड ऑप्शन मैच कर जाएगा। अभी हम बात करते हैं 6th प्रॉब्लम में। 6th प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, बॉडी ऑफ मास m इज एक्सीडेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू स्पीड v इन टाइम t, द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द बॉडी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। बस जो पावर का फॉर्मूला आता है, पावर होता है FV, पावर होता है F डॉट V। ठीक है, तो आपके पास में यूनिफॉर्मली स्पीड चेंज हो रहा है ना, तो किसी टाइम t पे अगर आप स्पीड देखेंगे तो v डिवाइड बाय कैपिटल T मल्टीप्लाई t, दिस इज स्पीड एट एनी टाइम t,
एनी टाइम टी, बिकॉज लीनियरली वेरी हो रहा है। तो मैंने बोला टी टाइम में कितना आया, वी आया, तो 1 यूनिट में कितना आएगा, वी बाई टी, और स्मॉल टी टाइम में इतना स्पीड आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है। तो पावर कैसे लिखेंगे, पावर होता है एफ डॉट वी। तो यार एफ को क्या लिखा जाएगा, एफ को हो जाएगा एम मल्टीप्लाई ए क्या लिखा जाएगा, दैट इज वी डिवाइड बाई टी, बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी वी है टी टाइम में, तो ये फोर्स आ गया आपके पास। तो आप लिखेंगे एफ डॉट वी, तो एफ आ गया एम वी डिवाइड बाई टी, और ये आ गया वी टी बाई टी, दिस विल बिकम एम वी स्क्वायर टी स्क्वायर मल्टीप्लाई स्मॉल टी। तो आपके पास में ए ऑप्शन इसके अंदर मैच कर जाएगा। ठीक है बच्चों, हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 7 की। प्रॉब्लम नंबर 7 में आपको बोला गया कि ये पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। यहाँ पे एक पार्टिकल है 100 ग्राम का, इसको ऊपर फेंका गया किस स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड से, 5 मीटर पर सेकंड से। तो आपसे क्या बोलते हैं, वर्क डन बाय द ग्रेविटी ड्यूरिंग द टाइम द पार्टिकल गोज अप। जब ये पार्टिकल यहाँ से ऐसे मैक्सिमम हाइट पे चला जाता है, उस टाइम तक वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा। तो आप क्या बोलेंगे, जो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। सही बात है ना, वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सिर्फ ग्रेविटी का वर्क डन आ रहा है, तो जितना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वही होगा, दैट इज हाफ। एम की जगह कितना आ गया, 1/10 केजी में किया, और वी स्क्वायर की जगह कितना आ गया, 25 आ गया। तो यहाँ पे आपने किया, दिस इज बिकम 5/4, दैट इज 5/4 जूल। इतना आपके पास वर्क डन आ जाएगा, और नेगेटिव आएगा आपके पास ना, तो ये नेगेटिव में रिजल्ट आएगा, दैट विल बी माइनस ऑफ 1.25। तो 7th का आपके पास में सेकंड ऑप्शन करेक्ट। बच्चों हम प्रॉब्लम नंबर 8 कर रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 8 में क्या बोला गया कि एक आदमी ऐसे बॉल को लिया और 0.2 मीटर तक तो हाथ खुद लेके गया, फिर उसके आगे बॉल छोड़ दी। तो जब मान लीजिए यहाँ से उस बंदे ने हाथ उठाना शुरू किया, यहाँ से लेके 0.2 मीटर तक तो वो खुद अपना हैंड को लेके गया। इसके बाद में बॉल ऐसे ऊपर चलेगी, कितना मीटर ऊपर गई, 2 मीटर ऊपर गई। तो मैं ये देखता हूँ कि जब यहाँ पे प्रोजेक्ट हुआ था, मान लो वो स्पीड यू थी, तो ये यू कितना होगा। तो 2 मीटर ऊपर गया, तो मैंने लगाया वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v तो फाइनली 0 हो जाएगा, रुक जाएगा ऊपर, तो u स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2, g की जगह 10, इसकी जगह u, तो u की वैल्यू आ गई √40 मीटर पर सेकंड। मतलब जब आपने हाथ से बॉल को छोड़ा था तब उसकी स्पीड थी 40 मीटर, √40 मीटर पर सेकंड। अब मान लीजिए कि आपने जो फोर्स लगाया था वो फोर्स F था, वो फोर्स F था। तो आप देखिए आपने यहाँ पे कितना वर्क डन कर दिया, मैंने वर्क एंड छोड़ा, तो ये वर्क डन बाय हैंड आ गया आपके पास, प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हम कहां से कहां तक लगा रहे हैं, ये इनिशियल पोजीशन 1 पोजीशन से 2 पोजीशन तक। तो यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी नहीं, फाइनल हमें वेलोसिटी पता है। तो ग्रेविटी का वर्क डन कितना है, बजट से mg 0.2 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम की वैल्यू कितनी है सवाल में, एम की वैल्यू 0.2 kg, दैट इज हाफ एम में लिख देता हूँ ये लो, और वी स्क्वायर की जगह आ गया 40। डन। अब आप इसे थोड़ा सोल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे ये 10 आ गया, यहाँ पे ये 10 आ गया, ऐसे ये 2 2, तो यहाँ पे 20 बन गया। ठीक है, थोड़ा और सोल्व कर देखिए, f/10, m की वैल्यू है 0.2, दैट इज 2/10। ओके, और ये वाला एक्सप्रेशन आपके पास आ गया 0.2 ना, इट इज 1/2 मल्टीप्लाई 2/10 मल्टीप्लाई 20। क्लियर, तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ। तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू बन गई 2, और यहाँ पे जाए 2.2, तो f की वैल्यू कितनी बचे, 22 न्यूटन। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या आपके पास, हाँ फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। फिर हम बात करते हैं 9th प्रॉब्लम की। 9th प्रॉब्लम में क्या बोला गया, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे 60 डिग्री पे आपने इसको प्रोजेक्ट किया। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम वी स्क्वायर, उसका नाम क्या है बच्चों आपके पास, दैट इज के। जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा वेलोसिटी का, दैट इज v cos 60, और वो कितना होगा v/2। तो एट मैक्सिमम हाइट अगर आप देखेंगे, एट मैक्सिमम हाइट तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बची आपके पास, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर बाय 4। तो कितनी होगी, दैट इज k/4। तो आप बोलेंगे से k/4 एनर्जी बची। तो 9th का आपके पास सी ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते, आइए बच्चों आगे बढ़ते हुए चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 10 पे। प्रॉब्लम नंबर 10 में आपको क्या बोला गया, एक एथलीट है कोई, और वो 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है 10 सेकंड के अंदर। तो काइनेटिक एनर्जी की रेंज क्या है, रेंज में बहुत डिफरेंस है ना, बहुत बड़ा बड़ा डिफरेंस है। ये 2 to the power 10 to the power 5, 1 मीटर to the power 4, 1 में 3 हो। तो आप एक अप्रोक्सीमेट रिजल्ट टेक करेंगे तो बात बन जाएगा। आप मान लीजिए एथलीट का मास कितना होता होगा, एथलीट कितने किलो का होता होगा, मतलब 40 किलो से लेके 50 किलो का होता होगा, 60 का होता होगा, ऐसे ही होता होगा एटलीस्ट 70, वो 80, 100 तो नहीं होगा ना, एथलीट थोड़ी होगा वो। फिर एथलीट आपके पास में अप्रोक्स मान लो 50-60 कुछ ही मान लेते हैं हम, मास मान लेते हैं उसका 60 kg। ठीक है, अच्छा, और ये 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है आपके पास में 10 सेकंड में। तो वेलोसिटी हम मान लेते हैं कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव किया, कुछ और से भी होगा तो वेलोसिटी कुछ वेरिएशन आएगा आपके पास। तो मैं मान लेता हूँ कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड। अगर मैं जो कांस्टेंट स्पीड से नहीं मूव करे तो 20 आ जाएगा आपके पास में, 25 आ जाएगा, मैक्सिमम 30 आ जाएगा, कुछ ऐसा ही आएगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
तो अगर आप काइंड के लिखें दैट इज हाफ m v स्क्वायर इधर कितना आ गया बच्चों 100 आ गया। अच्छा अब इसको देखते हैं कितना बन गया, ये बना 3000 जूल। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 3000 4000 2500 ऐसा से कुछ आएगा, ऐसा थोड़ी में 30,000 आ जाएगा। 30,000 आने के लिए तो वेलोसिटी को 100 होना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है आपके पास। तो ये जो रेंज है आपके पास में, ये रेंज कहां पे लाई कर रही है, देखिए कौन से ऑप्शन में लाई कर रही है, सी वाले ऑप्शन में ये लाई कर रहा है। तो थर्ड का तो 10th का जो सी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं बच्चों 11th प्रॉब्लम की। 11th प्रॉब्लम में आपके पास में क्या बोला गया, एट t is equal to 0 particles start moving along the x axis if the kinetic energy increases uniformly with the time। काइनेटिक एनर्जी है वो टाइम का फंक्शन है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर, और ये कुछ प्रोपोर्शनल है टाइम के, मतलब v किसके प्रोपोर्शनल होगा बच्चों, रूट टू की, सॉरी v इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ t। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है ये, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है। तो यार वेलोसिटी पता है हमें, तो हम एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, dv बाई dt। इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें तो ये क्या बन जाएगा 1/2 और यहाँ पे रूट टी। तो एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल है, 1/√t के। तो फोर्स भी 1/√t के प्रोपोर्शनल होगा आपके पास। तो 11th का आपके पास में सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करते हैं 12th प्रॉब्लम की, जो कि लास्ट सवाल है। इसमें बोला गया जो फोर्स है आपके पास में, दैट फोर्स इज इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर, ऐसा कुछ फोर्स है और a और b कांस्टेंट। तो वर्क डन कितना होगा अगर आप इसे कुछ l लेंथ तक एक्सटेंड करें, तो हम क्या लिखेंगे, वर्क डन होता है इंटीग्रेशन ऑफ f dx। तो कितना बनेगा बच्चों, ax प्लस bx स्क्वायर मल्टीप्लाई dx कर दी, दैट इज ax स्क्वायर बाई 2 प्लस bx क्यूब बाई 3। कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आपके पास बनना चाहिए। x की वैल्यू पुट कर दीजिए आप। x की वैल्यू कहां से कहां तक थी, लिमिट्स अगर आप देखें तो इनिशियली 0 था, फिर एक्सटेंशन कितना किया आपने, एल इसमें एक्सटेंशन कर दिया। तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी बच्चों, a l स्क्वायर बाई 2 प्लस b l क्यूब डी। डन। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास जो लेक्चर 6 का असाइनमेंट था वो काफ़ी बड़ा था, पर हमने इसे ख़त्म कर लिया, सब सवाल हमने कर लिए। तो आई होप आपको सवाल समझ में आ गए। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप पर्सनली टीचर से पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।